300 घंटे को अगर 24 घंटों में करें तो 125 दिन, अगर 12 घंटे के हिसाब से देखें तो 250 दिन। चलें तकरीबन समझे 250 दिन में ऊपर आप 250 जमीन से दूर रहा। 250 दिन आप हवा में रहे हैं। थैंक वाह, यू, बड़ी मेहरबानी, बड़ी प्रॉम्प्ट। शुक्रिया। आपसे बहुत शुक्रिया जी, आपने हाँ, बहुत बड़ी शुक्रिया प्रॉम्प्ट कैलकुलेट, मेरी पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे पता लगा कि ये कि आप 250 दिन जो है वो आपने 250 फ्लाई दिन किया। ऊपर बनते हैं जी। हाँ, 3000 घंटों को हम आप साथ ये भी ठीक कहा करेंगे, जो खालिद है। फरूक चिश्ती हैं हमारे, उन्हें 250 दिन हवा में फ्लाई किया माशाल्लाह। अच्छा सर, वो बीच में ही बात आपकी, अब सर मैं ये सवाल ले लेता हूँ, अभिनंदन जो थे वो पाकिस्तान में कितने मिनट या कितने घंटे के लिए वो दाखिल पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं? ये देखिए चंद सेकंड में होता है, इसमें आप कैलकुलेट नहीं, ना कैलकुलेटर का टाइम होता है फाइटर पायलट के पास ओके। ना मॉनिटरिंग का टाइम होता है कि वो कितनी देर तक रहेंगे। जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ, आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे, जी जी। आपके पास होती है पोजीशन गोल्ड मेडल, हम्म। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल। पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी। जिस प्रोफेशन से मेरा 35 साल ताल्लुक रहा है, उसमें देर इज़ नो रनर्स अप। अच्छा। आइदर यू आर द चैंपियन और अभिनंदन, दरमियान में तो कोई पोजीशन नहीं है, कोई मेडल नहीं है दूसरे नंबर पर आने वाले हम्म। का। तो अभिनंदन का दूसरा वाला मेडल बना था, ही वाज सेकंड ऑफ कोर्स ऑन द लाइटर नोट। लेकिन उसमें मिनट नहीं होते, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, इट्स अ गेम ऑफ मेंटल कैलकुलेशन। जो ही आप दुश्मन को देखते हैं, देखिए उसके पास भी मिसाइल थे, उसके पास भी फाइटर जहाज है, वो भी पहले मार सकता था आपको। लेकिन आपने, मैं अक्सर बच्चों से बात करते हुए कहता हूँ कि अभिनंदन को फर्ज किया, एक हाइपोथेटिकली 40 सेकंड लगते होंगे एक मिसाइल को हिट करते वक्त, जब मैं एक पायलट फायर करता है एक एवरेज ओके। एक डिस्टेंस से 40 सेकंड। तो आपको मैं पूछूं कि जी आप घर जाएंगे आज, तो कोई आपसे पूछे कि कितनी देर में मारा था हमारे फाइटर पायलट ने, तो जाहिर आप यही कहेंगे 40 सेकंड। हम्म। मैं कहता हूँ 10 साल 40 सेकंड। 10 साल की। 10 साल जो उसने ट्रेनिंग की थी, उस माहौल में अपने आप को तैयार किया था कि अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं ये करूँगा, और अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं फिर ये करूँगा। वॉर गेमिंग की स्ट्रैटेजी बनाई, गेम प्लान बनाया। ये जो उसने ज़मीन पे 10 साल प्रैक्टिस की थी, ऐसे ही मौके के लिए की जाती है कि अगर ये मौका आया कभी, तो इससे पहले कि दुश्मन मुझे मारे, मैं उससे पहले मारूँ। और मैं अक्सर ऑन द लाइटर नोट कहता होता हूँ, और शायद आप भी हंस पड़ेंगे, मैं अक्सर, लोग मुझे पूछते हैं कि क्या जज्बा था, बट जो आपने हुब्बुल वतनी का कहा, हाँ। यू वुड लाइक टू डाई फॉर योर कंट्री। मैं अक्सर मजाक में कहता होता हूँ कि आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, बट आई वुड लाइक माई एनिमी टू डाई फॉर हिज कंट्री। जबरदस्त, बिल्कुल। तो यू शुड लाइक दैट कि दुश्मन अपने सर मुल्क के हमने लिए। अभिनंदन को पकड़ लिया, उसके बाद तफ्तीश हुई, चाय पिलाई। सर उसको वापस भेजने पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या भेजना इतना ज़रूरी क्यों था? ठीक, पाकिस्तान के तो बहुत सारे अभी भी कैदी मौजूद हैं वहाँ पे। गुड क्वेश्चन। देखिए इंटरनेशनल लॉ है, जेनेवा कन्वेंशन है, पूरी हम्म। दुनिया के मुल्कों ने उस पर साइन किया हुआ है। उसके तहत अगर आप किसी दुश्मन मुल्क का सोल्जर या सेलर या पायलट अगर ज़िंदा पकड़ लें, प्रिजनर आपका हो जाए, तो आपने उसको वापस करना होता है। ओके। ना उसको आप कैद कर सकते हैं लाइफ टाइम, ना उस पर एक मुकदमा चला सकते हैं, इस तरह ये स्पाई पे चला सकते हैं, जासूस पकड़ लें दुश्मन का तो मुकदमा चला सकते हैं जैसे कलभूषण है जी। हमारे पास। लेकिन अगर एक फाइटर पायलट या सेलर या जो भी सोल्जर अगर बॉर्डर पर पकड़ा जाए और प्रिजनर बना लिया जाए, तो आपने वापस करना होता है। ये इंटरनेशनल रूल्स है। आप ये नहीं कर सकते कि हम 20 साल तक इसको वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी, इंपॉर्टेंट बात ये, तो इट डजेंट मैटर आपने एक हफ्ते में किया या 3 हफ्ते रख के कर लेते। दी ओनली थिंग उस जमाने में आई कैन शेयर माई अपनी ओपिनियन। देखिए इंडिया सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर अपने आप को नशे में था उस जमाने में, अभी भी होगा। उसको ये नशा था कि मेरा फाइटर पायलट कैसे मार गया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी कि उसके 2 फाइटर जहाज मार गिराए जाएं। उसकी उनकी लीडरशिप के ऊपर उनकी कौम का बड़ा प्रेशर था कि हमने $65 बिलियन जो तुम्हें देते हैं डिफेंस के लिए, इस दिन के लिए दिए थे। कुदरती बात है, आप अपने आप को पोजीशन करें उधर, तो आप कहेंगे हमने इस दिन के लिए फौज पाली थी, इसलिए इनको बड़ा किया था, ग्रूम किया था, इतनी कैपेसिटी बिल्ड की थी, मार खा के आ जाओ और कुछ ना करो। सो चांसेस ये थे कि वो वॉर एस्केलेट होकर ऑल आउट वॉर हो सकती थी वेरी सुन। तो इंडिया पे प्रेशर इतना था कि वो बॉर्डर खोले, वो एक और स्ट्राइक भेजे, फिर वो भेजते, फिर हमने भेजनी थी, तो इट वुड हैव स्टार्टेड इनटू अ फुल सर फ्लेज ये वॉर। जो 2 से 3 दिन थे, इन 2-3 दिनों में चल क्या रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? देखिए हम बहुत बहुत हाईएस्ट अलर्ट पे थे, नोइंगली कि हमने उनका जहाज़ मारा है। उससे पहले भी थे, लेकिन उसके बाद में भी थे, नोइंगली कि इंडिया रिटेलिएटरी एक स्ट्राइक कर सकता है, अपना प्रेशर वार्ड ऑफ करने के लिए, अपने अपने मुल्क का, जो अपने लोगों का, उनकी एयरफोर्स पे प्रेशर था कि तुम क्या कर रहे हो,
देखो हमारा जहाज़ मार दिए, पायलट गिरा दिए, कैदी बना लिया। तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर था, अपने मीडिया का भी, कि जी हिंदुस्तान की एयरफोर्स क्या कर रही है, हिंदुस्तान के 1100-1200 जहाज़ किस दिन काम आएंगे, दुश्मन को सबक सिखा दें। आप उन दिनों के क्लिप निकाल लें चैनल्स के ऊपर, तो बिल्कुल ये दे चल वर रहा एक्यूजिंग देयर एयरफोर्स लाइक एनीथिंग। अब उस जवाब में अगर आप इसको रखे रखते, तो 10 दिन और रखे रखते, 15 दिन और रखे रखते, और अगर खुदा न खास्ता एस्केलेट हो जाती, इकोनॉमिक हालत तो हमारी तकरीबन ऐसी ही थी। हम्म हम सस्टेन या ऑल आउट वॉर अफोर्ड फाइनेंशियल सेंस में, नॉट मिलिटरीली, हम्म। नहीं कर सकते थे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हम चल पड़े थे रास्ते पे थोड़ा, तो हम नहीं चाहते थे कि वो डीरेल हो जाए और एक जंग में चले जाए। तो सर ये पूरे कॉन्टिनेंट में बातें चल रही होंगी उस वक्त जब आपने बताया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हाई अलर्ट चल रहा है, चीन में, अफगानिस्तान या दीगर। एवरी कंट्री वॉज वॉचिंग। अ, मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आए थे कि अब क्या हो रहा है, क्या बनेगा ये वो, तो जाहिर है पूरी दुनिया, हम दोनों न्यूक्लियर पावर है, ये भी जेहन में रखिए ना। इट वाज नॉट कन्वेंशनली, क्यों अफ्रीका के दो छोटे छोटे मुल्क तो नहीं लड़ रहे थे, दो 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 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही थी आपस में। सर ये बड़ा आसान है कि हम कह देते हैं कि हम क्यों नहीं इनके साथ जंग लड़ते, ये हमें आंखें दिखाते हैं। तो सर जंग लड़ना इतना आसान है? अगर देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो ही जाती है तो कितनी बड़ी जंग होगी। देखिए जंग लड़ना किसी मुल्क के लिए भी आसान नहीं है, पहली बात ये। लेकिन ऐसे मुल्कों के लिए तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ना ठीक हो, जिनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, कौम डिवाइडेड हो। हम्म ऐसी कौम नहीं लड़ सकती। मैं थोड़े दिन पहले 6 सितंबर को एक चैनल, दो तीन बल्कि 4-5 चैनल्स पे गया, तो बैक टू बैक उन्होंने यही पूछा, आप जैसे एंकर्स ने। उन्होंने कहा जी 65 की जंग में जज्बा था, तो अभी कैसे कंपेयर हाँ करते हैं आप, ये सवाल किया। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहता था कि देखें, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था और मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने स्टोरीज सुनी बुजुर्गों से कि 65 की जंग में क्या था। हमें तो होश बड़ा मुश्किल से था हम्म कि 65 की जंग, तो बुजुर्ग हमें बताते थे कि अगर फौजी गाड़ियों का कॉन्वॉय गांव के कच्चे सड़क से गुजर रहा होता था, कच्चे रूट से बॉर्डर पे जा रहा होता था, और अगर पानी के लिए भी रुक जाता था ना, पानी गांव से लेने के लिए, हम्म। ये बोतलें तो नहीं होती थी उस ज़माने में, पानी के लिए रुकता था, तो औरतें पराठे बना के ले जाती थी। इतनी मोहब्बत। मुझे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी बूढ़ी माइयाँ, वो अफसरों की जो आगे जीप होती थी, अपना दुपट्टा उतार के साफ करती। तो आया ये मोहब्बत है आज। तो कौम कौम जंग लड़ती है अपने पैशन से। मैं अक्सर आप जैसे नौजवानों से ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, मिलिट्री कोई भी हो, तीनों फोर्सेस जो हैं, वो एक वेपन है कौम के हाथ में, कौम के हाथ में एक टूल है। कौम में जज्बा बाकी है आपके जिस्म में, आपकी बॉडी इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, पैशनेट है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो आप वेपन ठीक चलाएंगे। हम वेपन है एक कौम के हाथ में। अगर कौम कमज़ोर है, कौम डिवाइडेड है, कौम डिसअपॉइंटेड है किसी वजह से, तो कौन वेपन चलाएगा? वेपन ने तो सपोर्ट होना है बॉडी से। तो ये हम्म रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम जज्बा लाएं बच्चों में, नौजवानों में, एक फ़ेथ वापस डेवलप करें और एक मुल्क के ऊपर फ़ेथ डेवलप करें। अपने मुल्क के होने में, शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि कायदे आज़म को क्यों कंट्रोवर्शियल किया गया, कि लोग, बच्चों का फ़ेथ ख़त्म हो जाए इस मुल्क के ऊपर, कि ये रहने के काबिल भी नहीं है, पता नहीं मुल्क है कि नहीं है। और मैं अक्सर आप जैसे नौजवानों से माजरत करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं और मुझसे पहली नस्ल का कसूर है, हम आपको वो मुल्क नहीं दे सके जो आपका हक था और जो कायदे आज़म देना चाहते थे आपको। अच्छा सर, जो आर्मी होती है उन्होंने एक मिसाल है, हिंदुस्तान की तरफ कोई ना कोई निशाना ताना हुआ है किसी भी चीज़ का। क्या ऐसे ममालिक जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, मिसाल के तौर पे चीन ले लीजिए, क्या हमने तमाम ममालिक की तरफ यही हमारा रुझान होता है, हमने सबकी तरफ एक ही तरह का सीन रखा होता है कि अगर खुदा न खासा इधर से होता है तो सबके लिए हमने एक जैसा निशाना ताना होता है, या क्या सीन क्या होता है, रेडॉर कैसा होता है? देखिए, ये जितनी दोस्तियाँ होती हैं ना मुल्कों की, जो आपके दोस्त हैं, कुछ ज़्यादा दोस्त हैं और हम्म कुछ कम दोस्त हैं, ये कुछ हमारे दरमियान कॉमन नहीं है। एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से आप दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या कम दोस्त होते हैं, वो है आपकी नेशनल इंटरेस्ट। पॉइंट। दैट्स इट, फुल स्टॉप। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती दुनिया में। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड इज़ द नेशनल इंटरेस्ट। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि चीन हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, मैं किसी को बदल नहीं कर रहा। चीन की हमारे साथ नेशनल इंटरेस्ट है और हमारी चीन के साथ नेशनल इंटरेस्ट है। हम्म ठीक, कोई भी मुल्क आपको बॉर्डर एरिया, जिसके साथ आपकी नेशनल इंटरेस्ट होगी हम्म। वो आपका दोस्त होगा, जिसकी नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगी वो आपका या दोस्त तो नहीं होगा या दुश्मन होगा। आपकी नेशनल इंटरेस्ट आपको खींचती है,
अमेरिका इतनी दूर बैठ के आपकी दोस्ती उदास नहीं हो जाता? उसकी नेशनल इंटरेस्ट होती है कि अफगानिस्तान में तालिबान है, अफगानिस्तान में ये है,